गुड मॉर्निंग छात्रों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान में आपको जीव विज्ञान जो है विषय पर हम आपको जीवन की क्रियाओं में संवेदनशीलता बताएंगे कि संवेदनशीलता सेंसिटिविटी क्या है। जैसे आप कहते हैं कि संवेदनशीलता संवेदनाएं क्या है, तो उनके बारे में हम आपको डिटेल से बताने चल रहे हैं। तो संवेदनशीलता सभी जीव जहाँ पर भी रहते हैं वे अपने वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। यही आपका जो है संवेदनशीलता है। कहते हैं कि अगर कोई भी जीव है पृथ्वी पर, अगर वो जन्म लिया है तो अपने वातावरण में जितना भी कंडीशन, जितनी भी दशा आती है उनका वो अनुभव जरूर करता है। इसको संवेदनशीलता कहते हैं। ये मेनली आपके सेंसिटिविटी कहलाता है। तो छात्रों, आपको संवेदनशीलता तो हमने आपको बता दिया कि सभी जीवधारी अपने वातावरण में निरंतर परिवर्तनों का अनुभव करता है। जैसे ठंडियों में ठंड का अनुभव, गर्मियों में गर्म का अनुभव, बरसात में बरसात का अनुभव। एक तरीके से वो सभी दशाओं का अनुभव, सभी समय का अनुभव करता है। इसे हम संवेदनशीलता कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वह एक तरीके से और कह सकता है कि संवेदनशीलता और इसके अनुसार अपनी संरचना और क्रियाओं में भी परिवर्तन का जो है अनुकूलन करते, परिवर्तन करते हैं। जैसे गर्म ठंडे का अनुभव और करना तथा पाँव में कांटों का चुभना, ये भी अनुभव करता है। ये क्या है? संवेदनशीलता है। वह अपनी संवेदनाओं के द्वारा पता कर सकता है कि कांटे कहाँ चुभे और कैसे अनुभव। आप समझ सकते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक तंत्रिका तंत्र का भी उदाहरण है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है कि अगर वो बताता है कि जैसे आपके पैर में कांटे चुभ गए तो तुरंत ब्रेन, जो मस्तिष्क है, वो बताता है, क्योंकि मस्तिष्क में ही नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। जो तंत्रिका तंत्र जो है उसको एक्टिव करता है, उसको बताता है। फिर वो अपने हाथ को ले जा करके पैर में जो कांटे हैं उसको जो है शरीर जो पैर से कांटे निकाल लेता है। यही हमारा जो है संवेदनशीलता का एग्जाम्पल बताता है। और अब इसमें जो है कि संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रिय हैं, तो मानव के शरीर में या जंतुओं में जो ज्ञानेंद्रिय हैं, मानव में 5 ज्ञानेंद्रिय या संवेदनाएं होती हैं। पहला कान, दूसरा आँख, तीसरा जीभ, चौथा नाक, 5वां त्वचा। तो छात्रों, अब एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो संवेदी अंग कान है, कान को हम श्रवणेंद्रिय के नाम से भी जानते हैं। आप कह सकते हैं कि कान की सहायता से वो सुनने का काम करता है। कान से सुना जाता है, सुनने का जो है वो संवेदनाएं इकट्ठा करता है। कोई बोल रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई रो रहा है, तो वह जो सुनने की, जो ध्वनि की प्रक्रिया है, जो ध्वनि को सुनने का काम है, वो क्या करता है? कान करता है। छात्रों, जो हमारे बॉडी में कान है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, पहली ज्ञानेंद्रिय कान है, तो कान के द्वारा वह सुनने का काम करता है। उसको हम श्रवणेंद्रिय भी कहते हैं, इसको कान। और मनुष्य के कान में मुख्यतया 3 भाग होते हैं। मनुष्य के कान में मुख्यतया 3 भाग होते हैं। पहला बाह्यकर्ण, कान में जो है 3 भाग होते हैं, बाह्यकर्ण,
और दूसरा है मध्य कर्ण और तीसरा आंतरिक। मध्य कर्ण और तीसरा है आपका आंतरिक कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा छात्रों, बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण मिल करके कोई भी ध्वनि को आंतरिक कर्ण में पहुंचाते हैं। ये और ये दोनों जो है ये ध्वनि को आंतरिक भाग में सुनने कार्य करता है, सुनने का कार्य करता है। तो वाह कान जो है कि सुनने के अंग हैं, संवेदी अंग, लेकिन कान में 3 भाग पाए जाते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, ये 3 भाग हैं, 3 भाग। तो बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण होते हैं। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण मिल करके इस ध्वनि को आंतरिक कर्ण में पहुंचाने का काम करता, जिससे वह पूरे बॉडी में सूचनाओं को पूरे बॉडी में जो है प्रेरित कर देता है, पूरे शरीर में वो प्रेरित कर देता है कि कोई बोल रहा है, आप सुन लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आँख। दूसरा पॉइंट क्या है? आँख। ये आपका दूसरा संवेदी अंग, दूसरा ज्ञानेंद्रिय क्या है? आँख। आँख का कार्य होता है देखने का। जैसे आप सो करके उठते हैं, अपनी आँख को खोलते हैं तो आपके सामने कोई न कोई दृश्य दिखाई पड़ता है। तो अगर ये सेकंड जो हमारा संवेदी अंग न होता तो हम कोई भी दृश्य को देख न पाते। क्लियर हो गया? अब आँख में आपके रेटिना होते हैं जो कि देखने का काम करते हैं। आँख में उत्तल लेंस, अवतल लेंस भी होता है। मनुष्य के आँख में 2 लेंस होते हैं, आपके 2 लेंस भी पाए जाते हैं। 2 लेंस, आपका पहला उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल और अवतल। अब उत्तल लेंस से क्या होता है कि वह दूर की वस्तुओं को दिखता है, अवतल लेंस नज़दीक के। तो यहाँ पे बात यह है कि लेंस के द्वारा ही वो देखता है। और आँख का जो मुख्य कार्य है कि किसी भी फोटो को खींचना। जैसे हमने आपको कहा ना भी कि आप सो के उठते हैं या कहीं जा रहे हैं, आपकी आंखें देखी किसी दृश्य को और उसके कलर, रंग को सबको पहचान लिया, किसमें कौन सा कलर है, किस रंग का है दृश्य, कैसे है, तो ये आँख का है। आँख द्वारा देखने का कार्य होता है। आँख वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग, प्रकाश, अंधकार आदि का अनुभव करते हैं। यह आँख जो है देखने का कार्य करता है। अंधकार में वस्तुओं को अंधकार को देखने का कार्य करता है। किसी वस्तु की आकृति, रंग, आकार सभी को बताता है ये। नेक्स्ट है कि नेत्रदान। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 8 घंटे तक आँख का जो क्या कहते हैं 8 घंटे के अंदर पुतली निकालकर संरक्षित की जाती है। 8 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद भी जो है आँख 8 घंटे के बाद पुतली 8 घंटे के बाद पुतली निकालकर संरक्षित की जाती है। जैसे अगर व्यक्ति के मरने के 8 घंटे के बाद भी पुतली निकालकर संरक्षित की जा सकती है और वह जीवित रहती है। 8 घंटे के बाद भी पुतली जीवित रहती है। पुतली क्या है? जीवित रहती है। और उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के अंदर यह पुतली जो है, आँख की पुतली, दूसरे व्यक्ति में भी
प्रत्यारोपण कर सकते हैं, उसके अंदर भी लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वह 8 वर्ष अगर 20 वर्ष का मनुष्य है तो 40 वर्ष के मनुष्य के अंदर भी इसकी पुतली लगाई जा सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं आ सकती है। इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि दूसरा जो संवेदी अंग है आँख का काम होता है देखने का, अंधकार का अनुभव करने का, आकृति का, कलर का, रंग का, ये सब को पहचानने का काम करता है। और एक ये है कि नेत्रदान भी होता है। हम कह सकते हैं कि नेत्रदान हम किसी भी मनुष्य को नेत्र का दान कर सकते हैं। फर्क अगर मनुष्य एक्सीडेंट में मर जाता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जा करके उसकी आँख को निकाल करके हम संरक्षित कर सकते हैं। भले ही मनुष्य 8 घंटे के बाद भी 8 घंटे तक 8 घंटे के अंदर यहाँ हमने 8 घंटे के बाद नहीं 8 घंटे के अंदर, वो गलत हो गया था, मिस्टेक, तो फिर से हम अपना सुधार दिए। 8 घंटे के अंदर पुतली निकालकर संरक्षित की जाती है और किसी अन्य प्राणी में भी किसी अन्य व्यक्ति में भी उसको हम क्या करते हैं कि लगा सकते हैं और वो आदमी पुनः वो देखने वाला काम करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है छात्रों नाक। अब अगला पॉइंट जो नाक है, यहाँ पे अब नाक का जो काम होता है वो देख सकते हैं कि नाक का मेन काम होता है सूंघने का, कि नाक का जो संवेदी अंग है कि कितने वो मटेरियल को सूंघ सकता है। जैसे अच्छा स्मेलिंग, अच्छे से अच्छे सुगंधित पदार्थ को या खराब से खराब सुगंधित पदार्थ दुर्गंध पदार्थ को भी वो सूंघ करके बता देता है कि यह अच्छा खुशबू आ रहा, ये खराब खुशबू है। जैसे आपका कोई परफ्यूम है, इत्र है, उसकी खुशबू को बताता है नाक। और सबसे ज़्यादा हम ये भी बता सकते हैं कि कुत्ते और चींटियाँ, कुत्ता और चींटी के अंदर जो है घ्राण शक्ति, चींटी के अंदर सूंघने की शक्ति, सूंघने की शक्ति अधिक होती है, अधिक तीव्र होती है। आप नहीं जानते छात्रों, जान लीजिए कि नाक का काम है सूंघने का, और नाक जो है अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा जो है सुगंधित पदार्थ को बता देता है, उसका अनुभव करा देता है। और नाक जो होती है, कुत्ते की नाक और चींटी में जो है सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, घ्राण शक्ति अधिक तेज होती है छात्रों। तो कुत्ता और चींटी की बात हमने बता दिया। कुत्ते, जैसे अभी कहा जाता है कि घर में कुछ बन रहा है, मार्केट गए हैं, कुछ बन रहा है, तो आपकी नाक तुरंत बता देती है क्या है। वैसे कुत्ता आपके घर में क्या बन रहा, अगर उसको खुशबू मिली, जैसे आपके घर में मांस बन रहा है, उसको खुशबू मिला और वो तुरंत आपके दरवाजे के सामने घूमना स्टार्ट कर देता है। और उसी तरीके चींटी है, अगर जहाँ पे थोड़ा सा चीनी गिर गया, जहाँ पे कोई मिठास गिर गया, कुछ समय बाद देखेंगे कि वहाँ पे चींटियाँ अवश्य पहुँच जाती हैं, चाहे जितना दूर हो, वो अपना एक झुंड बना करके वहाँ पे आ जाती हैं और उस खुशबू को लेना स्टार्ट कर देती हैं। छात्रों, अब अगला पॉइंट है जीभ, जो तीसरा है। तो यहाँ जीभ है। अब जीभ का जो वर्क है, जीभ हमेशा क्या करता है, स्वाद का एहसास कराता है, स्वाद का एहसास, वो स्वाद का एहसास कराता है। और एक तरीके से कैसे वो आपके जो है स्वाद बताते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, इन सबको जो है वो स्वाद बताता है कि यह खट्टा है, यह तीखा है, यह मीठा है। तो अब खट्टा, तीखा, मीठा बताने के लिए जीभ के ऊपर जो है आपके
कलिकाएं पाई जाती हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जीभ के ऊपर आपके कुछ रसांकुर पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो क्या करता है, उसका स्वाद बताता है कि यह कड़वा है, यह मीठा है, यह नमकीन है। छात्रों, आप समझ रहे हैं ना कि जीभ का जो एहसास, जीभ पे जैसे ही कोई मटेरियल रखते हैं वो तुरंत बता देता है, हटाओ, अच्छा है तो ठीक है लाओ, इस तरीके से होता है। अब हम जीभ का जो, अब मेढक देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसके अतिरिक्त जीभ में भोजन और लार को मिलाने का काम करता है। जीभ का काम है कि भोजन और लार को भी मिक्सअप करता है, मिलाता है। और मेढक क्या करता है कि अपने जीभ से अपने शिकार को पकड़ता है। छात्र, अपने जीभ से अपने शिकार को पकड़ने में सहायता करता है। अब मेढक जो है, मेढक अपने जीभ से शिकार पकड़ता है, शिकार पकड़ता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने जीभ से लार और भोजन को मिक्स करता है। और जीभ बोलने में भी सहायक होती है। अगर मनुष्य में जीभ थोड़ा छोटी हो जाए तो लड़खड़ाने लगती है आवाज़, तुतलाने लगते हैं। तो वैसे जीभ का जो मुख्य कार्य है, बोलने में सहायता करता है, भोजन को और लार को मिक्स करने में सहायता करता है। और मनुष्य के अलावा मेढक है तो उसको वो अपने जीभ से क्योंकि उसकी जीभ पे लसलसा मटेरियल वो लगा होता है, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ सकता है। तो छात्रों, ये तो हमारा जो है ज्ञानेंद्रियों के बारे में चल रहा है, कान, आँख, जीभ और नाक के बारे में हुआ। अब लास्ट पॉइंट आता है त्वचा। तो अब त्वचा की बात आती है। जो त्वचा है, त्वचा भी एक संवेदी अंग है, यह हमारे संवेदनाओं को इकट्ठा करता है। तो त्वचा को स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है। त्वचा को स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है कि यह स्पर्श करने वाले अंग होते हैं, जो कि स्पर्श करने से ही पता चल जाता है कि क्या हमारे पास आ रहा है। हम छू करके बता सकते हैं, स्पर्श करके बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है। अब त्वचा द्वारा ठंड, गर्म आदि का भी पता कर लेते हैं। हमारी त्वचा ही बताती है कि ठंडा है। जैसे पानी हाथ से पकड़े तुरंत पता हो गया ठंडा है, गर्म है, तो त्वचा ही बताता है। त्वचा का जो कार्य है वो क्या करता है, स्पर्श के अलावा वह ठंडे, गर्म का भी एहसास करता है। और इसके बाद जो है खुरदरा, चिकना, सभी का, जैसे कोई चिकना मटेरियल आएगा छूने के बाद ही पता चल जाएगा चिकना है, खुरदरा है, हटाओ तुरंत। और उसके आधार पे जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, जिनको आँख से नहीं दिखाई देता है, वह स्पर्श करके वो देखते हैं। और इस पद्धति को हम ब्रेल पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को हम ब्रेल पद्धति कहते हैं। ब्रेल पद्धति कहते हैं, जो कि नेत्रहीन होते हैं। नेत्रहीन बच्चों को कहा जाता है। जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनमें पढ़ने के लिए जो है दिखाई नहीं पड़ता है, उस समय वो किसी भी शब्द को स्पर्श करके वो बता देंगे। जैसे कोई सूर व्यक्ति है, कोई अंधा व्यक्ति है, आप उसको पैसा रुपया जो भी देते हैं वो स्पर्श करके बताता है कि यह 5 रुपए का कॉइन है, सिक्का है, यह 10 रुपए का सिक्का है, यह 10 रुपए की नोट है, यह 500 की नोट है, वह स्पर्श करके बताता है। छात्रों, ये तो हमारे जो है संवेदी अंग थे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने, तो छात्रों अब हम संवेदी अंग के अलावा, संवेदनशीलता के अलावा हम आपको प्रकाश संश्लेषण, जो अगला पॉइंट है,
प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताएंगे। और आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए आवश्यक होता है और यह भूमंडल के समस्त जीवधारियों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत पादप होता है। मतलब जितने हमारे पृथ्वी पे जंतु जन्म लिए हैं उनका प्रमुख स्रोत पौधों पे डिपेंड होता है और पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो वह भोजन किसी और प्राणी को मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण से की क्रिया से जो है कि सभी पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्रिया जो है बनती है और वह ऊर्जा को एक तरीके से मुक्त करता है। ऊर्जा एक तरीके से कह सकते हैं कि पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के क्लोरोफिल उपस्थित भोजन का निर्माण करते हैं और सूर्य प्रकाशी ऊर्जा का उपयोग, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो सूर्य का प्रकाश और जल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वह भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन के निर्माण करते समय जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मंड या कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसको हम मंड को कार्बोहाइड्रेट का नाम भी दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और यह ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। तो छात्रों, ये जो प्रकाश संश्लेषण है यह मेनली हमारे पौधों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण ही कहलाती है। कि प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा खनिज लवण एक साथ मिल करके जो है वो भोजन का निर्माण कर देते हैं। अब छात्रों, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें आपके 4 कारक मेन हैं। पहला आपका CO2 है, दूसरा प्रकाश है, तीसरा तापमान है और चौथा जल है। अब CO2 की बात आई तो CO2 में जो होते हैं CO2 की मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 0.03% होती है, जो सामान्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयुक्त होते हैं। CO2 की मात्रा एक सीमा तक बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। अगर CO2 की जो मात्रा है एक सामान्य स्तर पे बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। अगर ज़्यादा करते हैं तो वो फिर एक तरीके से वो उनके दर पे प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश। तेज प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दर बढ़ती है। अगर आवश्यकता से अधिक अगर प्रकाश पौधों को मिलता है तो उसका जो है दर जो है घटने लगती है और यहाँ पे और पौधे क्या है झुलसने लगते हैं। अगर हम कह सकते हैं कि अगर भले ही पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूरी है, अगर आवश्यकता से अधिक सनलाइट सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पौधे धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाते हैं और बाद में शाम के टाइम फिर वो अपने रूप में आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अधिक रहेगा उतना ही अधिक ढंग से पौधे जो है प्रकाश अवशोषित करेंगे। अगर आवश्यकता से अधिक ज़्यादा है तो उस पर नुकसान पहुंचता है और पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती हैं, क्योंकि पौधे की पत्तियां जो है भी भोजन बनाने का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है तापमान। तो तापमान जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जो है प्रकाश संश्लेषण की दर जो है तेज होती है। इस पे क्या है कि तेज होती है। इस दर पे ये दर है, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है और अगर इससे अधिक तापमान बढ़ने पर क्रिया पर विपरीत प्रभाव। अगर 10 से 30 और 30 से अगर 40 हुआ
तो इसके पौधों पर जो है वो प्रभाव डालेगा, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे प्रभाव डालेगा, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसलिए उसके जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे प्रभाव डालते हैं। अगर ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, अगर कम है तो भी दिक्कत है। इसलिए एक निश्चित होना चाहिए, और इससे अगर कम ज़्यादा हुआ तो उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगला पॉइंट है आपका जल। जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे घटने लगती है। आप कह सकते हैं कि अगर जल है, अगर इसकी कमी हुई, अगर कमी होने पे क्या है कि जो है कि प्रकाश संश्लेषण पे जो है प्रभाव पड़ता है। कमी होने पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों जो कारक हैं छात्रों, चारों कारक प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर ये चारों कारक में अगर कोई कमी आती है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अगर जल की कमी हुई तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगेगी, अगर जल की बढ़ोतरी हुई तो भी कोई ना कोई दिक्कत आएगी। इसलिए हम कहते हैं कि चारों जो कारक हैं ये एक समान रहेंगे तो हमारे पौधों पे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उस पर प्रभाव पड़ता है तो अगर वहाँ पे टेम्परेचर या फिर क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या फिर जल की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी तभी वो उस पर प्रभाव डालते हैं। तो छात्रों ये तो हमारा आज का जो टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है और उस क्रिया पे हमने आपको जो है कि कंप्लीट बताए, और इस पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन के साथ साथ जो है वो जो है हरे भी रहते हैं, और हरे रहेंगे तो क्लोरोफिल रहेगा, और उनमें जो प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो कि CO2, प्रकाश, तापमान और जल होते हैं। छात्रों इस टॉपिक के साथ हम जो है आपको समाप्त करते हैं कि आज हम जीवन की क्रियाओं में हम आपको प्रकाश संश्लेषण, इसके साथ साथ संवेदनशीलता, संवेदी अंग आपको बताए। अब हम अपने टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।